नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम बात कर रहे थे हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, जहां पर हमने पढ़ा हमारे डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। साथ ही में हमने पढ़ा कि जो हमारा डीएनए और आरएनए है वो सेंट्रल डॉगमा से कैसे कनेक्टेड है। जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। और जब आरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो आरएनए के ऊपर जो जीन्स आए थे, जो हमारे डीएनए से क्या हुए थे, ट्रांसक्राइब हुए थे, जो जेनेटिक लैंग्वेज डीएनए से आरएनए में बदली थी, उसका क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन हो रहा है। और वो क्या कोड करके जा रहे थे? हमारे प्रोटीन्स कोड करके जा रहे थे। अब कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा नोटिस किया कि भाई पॉपुलेशन भले ही एक जैसी हो, सारे ह्यूमंस भले ही एक जैसे हो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है। सारे इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास में है दैट ऑल द इंडिविजुअल्स आर नॉट सेम। मतलब कि अगर हम एक इंडिविजुअल यहाँ लेंगे, राइट, एंड उसको कंपेयर करेंगे दूसरे इंडिविजुअल से, भले ही हमारे जो बाहर के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम है, कि हमारे पास हेड है, 2 आईज है, 1 नोज है, लिप्स है, चीक्स है, नेक है, पूरा जो बाहर का एक बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भले ही सेम हो, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। कभी भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते हैं। यस और नो? अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास क्या है? एक एक्सेप्शन है। भाई बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन तो अपने साथ लेकर ही चलती है, कि अगर ऐसे हमारे पास ट्विन्स हैं जो कि सेम जाइगोट से बने, मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, तभी वो क्या हो सकते हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल हो सकते हैं। अदरवाइज जब भी हम कोई दो इंडिविजुअल्स को कंपेयर करेंगे तो वो इंडिविजुअल्स में बहुत सारे हमारे को डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम ये कह सकते हैं टू इंडिविजुअल्स आर नेवर द सेम। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? ये जो ह्यूमन है ये किससे बना हुआ है? इसका भी क्या है? एक जेनेटिक मेकअप है। इसका भी क्या है? जेनेटिक मेकअप है। यस और नो? कुछ ना कुछ जीन से या क्रोमोसोम से बना हुआ होगा, राइट। एंड हमारे पास में बाकी सबका भी क्या है? जेनेटिक मेकअप है। बाकी सबके पास भी क्या है? अपने अपने जीन्स हैं, और उनसे ही उनके क्या आ रहे हैं? प्रोटीन्स आ रहे हैं। अब आप और आपके जो भाई बहन है, जो आपका सिबलिंग है, वो सेम पेरेंट्स से आ रहे हैं। यस और नो? पर ऐसा तो है नहीं ना कि आप बिल्कुल ही एकदम कॉपी लगते हो अपने सिबलिंग के, क्लोन हो अपने सिबलिंग के। नहीं है ना ऐसा। कुछ ना कुछ तो चेंज है। तो वो कुछ ना कुछ चेंज कहाँ है? वो कुछ ना कुछ आप दोनों के जेनेटिक मेकअप में ही चेंज है। मतलब आप दोनों में जो जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं वो क्या है? थोड़े थोड़े अलग हैं। आ रही है बात समझ में? किसी में क्या है? ज़्यादा पापा के जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, किसी में ज़्यादा मम्मी के जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो हो सकता है कि शायद आपकी जो नोज़ हो वो आपकी मम्मी पे गई है, और जो आपके सिबलिंग की नोज़ हो या हेयर हो वो ज़्यादा पापा पे गए हों। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या है? जो हमारा जेनेटिक मेकअप है वो हमारी अपीयरेंस को और हमारे अंदर के कैरेक्टर्स को डिफाइन करके जा रहा है। आई बात समझ में? और ये जो जेनेटिक मेकअप है, ये जो हमारा क्या है? जेनेटिक मेकअप है, ये इवेंचुअली किसका बना हुआ है? डीएनए का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? डीएनए का बना हुआ है। अब डीएनए किसका बना हुआ है? डीएनए हमारा बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका बना हुआ है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, बेस पेयर्स का बना हुआ है। यस और नो? तो हमारे पास में कभी भी दो इंडिविजुअल्स के पास में क्या नहीं होंगी? सेम डीएनए सीक्वेंस नहीं होगी। कभी भी क्या नहीं होएगा? सेम डीएनए सीक्वेंस होने के चांसेस नहीं है, अनटिल एंड अनलेस दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर हमारे पास में जब हमारे जीन्स ही सेम नहीं है तो हम क्या लगेंगे? अलग अलग लगेंगे। जब ऐसे इतनी ज़्यादा क्या दिखी? इतनी ज़्यादा वैरायटी दिखी ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई ऐसा क्या है जिसके वजह से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से क्या है? अलग है। तो अब साइंटिस्ट ने सोचा
कि हमारे जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है और उसके अंदर जो क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम जो डीएनए से बना हुआ है, अगर ऐसा हो जाए कि उसकी हमारे को सीक्वेंस पता चल जाए, जो हम ये बनाते हैं ना डीएनए की सीक्वेंस, कि भाई हमने डीएनए लिया और हम अज्यूम करते हैं कि हमारे डीएनए की सीक्वेंस ऐसे हो सकती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे ATGC ठीक है 3 प्राइम, और 5 प्राइम के स्ट्रैंड पे ऐसे हो जाएगी CTAGGCAT। ये क्या है, ये हम अजम्पशन करते हैं। जब हम पूरा क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, तब हम अजम्पशन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट्स ने क्या सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर ऐसा हो जाए, अगर हम ऐसा एक प्रोजेक्ट चालू करें जहां पर हमारे को क्या पता चल जाए, पूरे की पूरे ह्यूमन जीनोम की, जो हमारे सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं, अगर हमारे को इनकी ये सीक्वेंस पता चल जाती है, क्या करना है, सबसे पहले तो इनको क्या पता करनी है, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंस पता करनी है। साथ ही में इनको ये भी पता करना था कि हमारे को ये भी पता चल जाए कि कितने बेस पेयर्स हैं, हमारे को ये भी पता चल जाए कि कितने जीन्स हैं, क्या है, नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, और ये जो जीन्स हैं इनके फंक्शंस क्या है, इनके फंक्शंस क्या है। साथ ही में जो जीन्स हैं वो कौन से डिसऑर्डर को कंट्रोल करते हैं, कौन से डिसऑर्डर को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारे को ये सारी चीजें पता चल जाए तो कितना बढ़िया होगा। हम कितने सारे डिसऑर्डर्स के क्या निकाल सकते हैं, ट्रीटमेंट्स निकाल सकते हैं, कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, राइट, हेल्थ केयर को बढ़िया बना सकते हैं। और हम इतनी सारी जो टेक्निक्स हैं जो कि क्रोमोसोमल एबरेशन या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को ठीक करने में हम यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब जब साइंटिस्ट के दिमाग में इतनी सारी पिक्चर क्लियर हुई कि अगर उनको हमारे जो डीएनए है उसकी ABCD पता चल गई कि डीएनए के अंदर जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हुए हैं, तो उनको तो क्या होगा, पूरे सेंटेंसेस पता चल जाएंगे और पूरी की पूरी जो स्टोरी है ह्यूमन जीनोम की, वो पूरी की पूरी उनको पता चल जाएगी। यही सब देखते हुए साइंटिस्ट्स ने क्या स्टार्ट किया, हमारे साइंटिस्ट्स ने 1990 में लॉन्च कर दिया एक मेगा प्रोजेक्ट। क्या लॉन्च कर दिया, एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जिसका नाम रखा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में क्या स्टार्ट हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किसने किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर कौन थे, हमारे पास यहाँ पर 2 कंट्रीब्यूटर्स थे मेजर, ठीक है। एक हमारे पास थे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, कौन थे, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी थे यूएस के। साथ में किसने कोलैबोरेट किया, साथ में कोलैबोरेट किया हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। किसने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इन्होंने मिलकर क्या स्टार्ट किया, इन्होंने मिलकर स्टार्ट किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ, ये कब स्टार्ट हुआ, 1900 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहां पर इनके साथ में हमारे पास और कौन आए, हमारे पास में एक मेजर पार्टनर ज्वाइन हुए इस प्रोजेक्ट में। और कौन ज्वाइन हुआ, एक मेजर पार्टनर ज्वाइन हुए जिनका क्या नाम था, वेलकम ट्रस्ट। क्या नाम था, वेलकम ट्रस्ट। कहाँ के थे, ये यूके के थे। ये भी इसके साथ में, प्रोजेक्ट के साथ में एसोसिएट हो गए। आ रही है बात समझ में। अब उसके बाद में यहाँ पर जब दूसरी कंट्रीज ने देखा कि यूएस और यूके दोनों मेजर कंट्रीज तो कहाँ हो गई, एसोसिएट हो गई हमारा ह्यूमन जीनोम को कोड करने के अंदर, ठीक है, डीकोड करने के अंदर इनफैक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास धीरे धीरे और कंट्रीज भी आती गई। कैसे याद रखोगे आप और कंट्रीज को, आप KFC जानते हो, यस और नो,
तो ऐसे ही हमारे पास इससे मिलती जुलती कंपनीज आ गई, कौन? GJFC। तो ये GJFC क्या है? 4 कंट्रीज हैं जो कि आ गई, कौन? यहां पर क्या है? जापान J, जर्मनी G, साथ में कौन आ गया? फ्रांस आ गई, एंड हमारे चाइना तो आना ही था। यस और नो? ये चारों कंट्रीज ने भी हमारे साथ में एसोसिएशन कर लिया, किसके अंदर? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, और साथ में और भी कंट्रीज क्या एसोसिएट हो गई, अदर कंट्रीज ऑल्सो गॉट एसोसिएटेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये तो हो गया, एक प्रोजेक्ट तो हमारा यहाँ पर बन गया, लेकिन अगर हम इस प्रोजेक्ट के लॉजिस्टिक्स अगर हम देखते हैं, ठीक है, जितनी अभी तक हमारे को नॉलेज है एक बार उसको लगा के देखते हैं कि हमने ये जाना है कि अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करते हैं, भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाले क्या कह रहे हैं कि हम जो ह्यूमन डीएनए है, ह्यूमन जीनोम जो है, उसके न्यूक्लियोटाइड्स को काउंट करेंगे, बेस पेयर्स को काउंट करेंगे, यस और नो? सीक्वेंस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है? हम मान के चलते हैं कि भाई जो ह्यूमन डीएनए है उसका हम हैप्लॉइड कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है? तो हैप्लॉइड कंटेंट कितना है? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स, इतना है, ठीक है? अब यहाँ पर पता चला कि उस टाइम पे एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने की जो रेट थी, जो पैसे लगते थे, अब प्रोजेक्ट चलाएंगे तो केमिकल्स चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, बहुत सारी और भी सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसके लिए अगर एक बेस पेयर की हमें सीक्वेंसिंग करनी है तो उस टाइम में उस एक बेस पेयर की पता है प्राइस क्या थी? $3। $3 का एक बेस पेयर सीक्वेंस होता था। तो अगर हमारे को 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स को क्या करना है? 3.3 इंटू 9 10⁻⁹ बेस पेयर्स को अगर हमारे को सीक्वेंस करना है तो इट विल टेक अराउंड बिलियन ऑफ डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स लगेगा, बहुत ज्यादा मनी लगेगा, लॉट ऑफ मनी। साथ में क्या लगेगा? लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम, और मैन फोर्स लगे कि नहीं लगेगी? साइंटिस्ट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यस और नो? जो साइंटिस्ट क्या हैं, जो साइंटिस्ट डीएनए के ऊपर स्टडी करते हुए आ रहे हैं, उनकी सीक्वेंस को बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स को बनाने के लिए साइंटिस्ट भी लगेंगे, साथ में एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग भी लगेगी। ये साइंटिस्ट क्या करेंगे? एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही तो काम करेंगे, एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स ही तो यूज करेंगे। तो इन टेक्निक्स को करने के लिए भी हमारे को क्या लगेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। यस और नो? बात आ रही है समझ में? साथ ही में कितना ज्यादा कंप्यूटर लगेगा, कंप्यूटर, एंड हमारे बहुत ज्यादा क्या लगेगी? आईटी सेक्टर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। सो दिस कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ मनी। ये सारी चीजें कैसे आएंगी? बहुत सारा हमारे को क्या चाहिए? मनी चाहिए, तब ये सारी चीजें जाके पॉसिबल हो सकती हैं। यस और नो? अगर हम बात करते हैं कि हम हमारे ह्यूमन डीएनए के सीक्वेंस को हम लिखेंगे, मान लीजिए हमने क्या बनाई? एक बुक बनाई। क्या बनाई? एक बुक बनाई जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? हमारी ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंस को टाइप करके लिखेंगे, ठीक है? और हमारे पास में एक बुक है, एक हमने बुक ली, उसमें हम क्या बोल रहे हैं? 1000 पेजेस डालेंगे, ठीक है? और हर पेज के ऊपर 1000 पेजेस डाल रहे हैं, और हर पेज के ऊपर हम क्या दे रहे हैं? 1000 लेटर्स दे रहे हैं। लेटर्स क्यों बोले? क्योंकि 1000 न्यूक्लियोटाइड्स है ना। हम पढ़ के आए ना भाई कि जेनेटिक कोड में हमारे पास में क्या है? लेटर्स हैं। कौन से लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं, ATGC वाले। तो हर पेज पे हम क्या लिख रहे हैं? 1000 लेटर्स लिख रहे हैं। तो इस हिसाब से तो हमारे को कितनी बुक्स चाहिए? हमारे को अराउंड 3300 बुक्स चाहिए। सो जस्ट इमेजिन 3300 बुक्स चाहिए। किस लिए चाहिए? टू राइट the sequence of one human genome। एक ह्यूमन का जो जीनोम होगा, अगर हमारे को एक इंसान के लिए, एक ह्यूमन बीइंग की अगर डीएनए की सीक्वेंस को टाइप करके बुक फॉर्मेट में रखना है, तो उसके लिए एक ह्यूमन के लिए 3300 बुक्स लगेंगी, 3300 बुक्स काम में आएंगी। सो नाउ इमेजिन द
स्पैन्स द ह्यूमंगसनेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा। इसीलिए हमारे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया एक मेगा प्रोजेक्ट। एंड ये प्रोजेक्ट चला हमारा फॉर अराउंड 13 ईयर्स तक हमारा चला। 1900 से ये स्टार्ट हुआ एंड हमारा 2006 में क्या बोला गया, 2006 में बोला गया, ये अनाउंसमेंट करा गया दैट जो क्रोमोसोम 1 है, जो क्या है, क्रोमोसोम 1 है, द नंबर 1 क्रोमोसोम, इसकी क्या कर ली गई है, इसकी पूरी सीक्वेंसिंग कर ली गई है। द सीक्वेंसिंग हैज बीन कंप्लीटेड एंड क्रोमोसोम 1 was the last chromosome to be sequenced. This was the last chromosome to be sequenced. आ रही है बात समझ में? So in 2006 this project was kind of completed. जबकि इसका एक फॉर्मल अनाउंसमेंट कंप्लीशन का तो हमारा ये 2003 में ही कर दिया गया था, दैट HGP वाज कंप्लीटेड, बट 2006 तक आते आते क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग भी कंप्लीट हो गई थी। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पर बात ये है कि जो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो चलाया गया है, भाई इतना साइंटिस्ट, इतना मनी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस सेल में से आपको क्या करना है, DNA निकालना है, उसके लिए कितने टेक्निक्स लग रहे हैं, कितनी मशीन्स लग रही हैं, सारी एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करना पड़ेगा, साथ ही में कितनी सारी कंट्रीज आके इसके साथ मिल गई, हमारी बिग प्लेयर्स जो कि US है, UK है, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, सारे के सारे आके इसमें इन्वॉल्व हो गए। मतलब कि इट वॉज अ वेरी वेरी बिग टास्क। तो जायज़ सी बात है कि अगर कोई आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो दिमाग में क्लैरिटी तो पक्का है कि ये क्यों कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमारे HGP के क्या आ जाते हैं, हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ गोल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स आ जाते हैं। दैट व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस, क्या हम इससे अचीव करने वाले हैं, व्हाट आर द गोल्स, यस और नो। आप क्या बोलते हो, आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमन फंडा चल गया है दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ, व्हाई एम आई अलाइव, व्हाई एम आई ऑन दिस अर्थ, यस और नो। तो वैसे ही जब इतना बड़ा ह्यूमंगस मेगा प्रोजेक्ट चलाया है तो क्या गोल है आखिर भाई इसका, क्या करेंगे हम इस प्रोजेक्ट से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट हम हमारे ह्यूमन जीनोम की जो ह्यूमन DNA है, ह्यूमन जीनोम का क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे? सीक्वेंसिंग करेंगे। ठीक है भाई, सीक्वेंसिंग कर ली। ह्यूमन जीनोम में हमारे पास में जितने बेस पेयर्स हैं उनकी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, या हम क्या बोल सकते हैं, काउंटिंग करेंगे, नंबर्स निकालेंगे दैट हाउ मेनी बेस पेयर्स आर एक्चुअली प्रेजेंट। दूसरा इसका हमारे पास में गोल आया दैट वी विल फाइंड दैट जीन्स कितने हैं। क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन दी ह्यूमन जीनोम। आ रही है बात समझ में? एंड एट दैट टाइम इट वाज एस्टिमेटेड, ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि अप्रॉक्स 80,000 हमारे पास में क्या है, जीन्स प्रेजेंट होंगे। आ रही है बात समझ में? उसके बाद में क्या था कि हमारा ये देखा गया कि जो ये जीन्स हैं ये क्या फंक्शन कर रहे हैं, कौन से जीन का क्या फंक्शन है, ये देखा गया। साथ ही में जब जीन का हम फंक्शन देख रहे हैं तो जीन का हम क्या देख रहे हैं, एसोसिएशन विद सेवरल डिसऑर्डर्स। कौन कौन से जीन्स कौन कौन सी क्या क्रिएट कर सकते हैं या कॉज कर सकते हैं, बीमारियां कॉज कर सकते हैं, ये भी देखा गया। अब मान लो तुम्हारे को ये पता चल जाए कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो किसकी वजह से हो रहा है, BRCA1 जीन की वजह से हो रहा है। अभी हम आगे जाके देखेंगे, जब लास्ट में हम पूरी एक जर्नी देखेंगे, पूरा हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने अपना काम किया है, कौन से ईयर में चालू हुआ, कब क्या काम हुआ, कब कौन सा साइंटिस्ट आए, ये सारी हम चीज़ें एक छोटे से उसमें देखेंगे। ठीक है, तो हमारे को अगर ये आप सोचो कि अगर ये पता चल जाए कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो BRCA1 जीन से होके जा रहा है,
तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास में किसी फीमेल की हिस्ट्री में क्या होकर जा रहा है, ब्रेस्ट कैंसर होकर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस फीमेल का जीन लेंगे, जीनोम लेंगे और उसमें चेक कर लेंगे कि भाई ब्राका जीन प्रेजेंट है कि नहीं है, ब्राका जीन प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर ब्राका जीन प्रेजेंट है तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि उस डिसऑर्डर की प्रोननेस क्या है, उस डिसऑर्डर की प्रोननेस क्या है, कितना परसेंट चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, और इस इंसान की कितनी, इस ह्यूमन की कितनी इम्यूनिटी है टुवर्ड्स दैट डिसऑर्डर, कितने ज्यादा चांसेस है, क्या हमारे जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है जो भी ऑफ बैठे हैं, जो कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं वो ऑफ बैठे हैं, उनकी ऑन होने की चांसेस कितनी है, ये हम पता लगा सकते हैं। आ रही है बात समझ में। साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, हमारे पास में क्या आएगी, जब हम ऑलमोस्ट पूरा एक ह्यूमन जीनोम कोड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पूरा ह्यूमन जीनोम की अगर हम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बहुत सारा डेटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बहुत सारा डेटा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और फिर स्टोर करके हम इस डेटा का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे इस डेटा को कहाँ दिया जा सके, इंडस्ट्रीज में दिया जा सके, कैसे इस डेटा को ट्रांसफर किया जा सके इंडस्ट्रीज में, ताकि बड़े बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स क्या हो सके, स्टार्ट हो सके। आ रही है बात समझ में, ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में और ज्यादा आगे बढ़ सके। आई बात समझ में। उसके साथ में ये जो प्रोजेक्ट है बहुत सारे क्या ला रहा था, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज लेकर आ रहा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथिकल, लीगल एंड हमारे सोशल इश्यूज बहुत सारे रेज हो रहे थे, एंड इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या हो रहा था, उसको भी हम डील करने वाले थे। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। बात समझ में आ रही है। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारे को तुम्हारे डीएनए की सीक्वेंस पता है, ठीक है, और तुम अपने पेरेंट की सीक्वेंस लो और तुम अपने खुद की सीक्वेंस लो, तो तुम देख सकते हो कि तुम में कितना डिफरेंस है। ऐसे ही हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे को ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस पता है तो हम क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला है उसकी सीक्वेंस निकाल सकते हैं, और जो सस्पेक्ट्स हैं उनकी भी क्या निकाल सकते हैं, जीनोम सीक्वेंस निकाल सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, उनको मैच करके देख सकते हैं। तो बताओ फॉरेंसिक्स इंप्रूव हुई कि नहीं हुई, येस और नो। अब तुम्हारे को पता है कि तुम्हारी जीनोम सीक्वेंस क्या है, ठीक है। अब तुम्हारे को जीनोम सीक्वेंस को स्टडी करने से, एनालाइज करने से ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे में म्यूटेशन होने के कितने चांसेस हैं, और अगर होने के चांसेस है तो उनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, क्या कोई पहले से ट्रीटमेंट लिया जा सकता है और उससे बचा जा सकता है। तो जैसे कि जिन फीमेल्स में पता लगाया जाता है कि उनमें BRCA1 जीन है और हिस्ट्री में चलती आ रही है कि उनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, उनकी दादी को ब्रेस्ट कैंसर था, हिस्ट्री में देयर वाज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने मेमोरी ग्लैंड्स रिमूव करवा लें, ताकि ये जो ब्रेस्ट कैंसर का जीन है ये ऑन जब होगा, ये जब एक्सप्रेस होने लगेगा तो क्या कॉज करेगा, ब्रेस्ट कैंसर कॉज करेगा। तो ब्रेस्ट ही नहीं होंगे तो क्या होगा, कैंसर कॉज हो सकता है। या फिर और क्या हो सकता है कि भाई अगर किसी को ब्रेस्ट रिमूव नहीं कर पाने तो हर मंथली, हर ईयरली, एनुअली या बाय एनुअली हम क्या करा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं, मैमोग्राफी करा सकते हैं, वो इंसान ज़्यादा अवेयर रह सकता है। सो वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ कैंसर। और भी हम हमारे ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंस को पहचान कर क्या कर सकते हैं, हमारी हेल्थ केयर को बेटर कर सकते हैं। और जब हमने अगर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस पता कर ली तो वैसे ही हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की भी क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस पता कर सकते हैं और उनका रोल देख सकते हैं कि कैसे वो रोल प्ले कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, कैसे वो हमें इफेक्ट कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में, यस और नो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इतने सारे गोल्स थे और इतने सारे क्या थे, बेनिफिट्स थे हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो फिर समझा गया कि भाई जितना वो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो क्या है, वर्थ इट है। क्या है, वर्थ इट है।
अब यहाँ पर बात आई कि ये इतना सारा हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चालू तो करेंगे, लेकिन अब हम बैठ गए कि भाई आज हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा कि ठीक है भाई, सबसे पहले तो हमारे को क्या करना है, सेल लेना है, सेल में से ह्यूमन सेल लेना है, ह्यूमन सेल में से क्या निकालना है, ह्यूमन जीनोम निकालना है। अब ह्यूमन जीनोम हमारे पास में हाथ में है, अब इसको कैसे स्टडी और एनालाइज करना है, ये क्या हुआ, दिस वॉज अ मेजर डिलेमा। तो यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट के पास में क्या थी, साइंटिस्ट के पास में दो अप्रोच थी। एक ये थी कि जो ह्यूमन जीनोम है, जो ह्यूमन जीनोम है उसमें सिर्फ क्या किया जाए, उन्हीं सीक्वेंस को स्टडी किया जाए, टू स्टडी दो सीक्वेंसेस विच आर एक्सप्रेस्ड, सीक्वेंसेस विच फॉर्म आरएनए, विच फॉर्म RNA and are expressed, and are expressed। एक तो पॉइंट ये था, ठीक है, हमारे को पता चला है या हमारे को इतना आइडिया है कि हमारा जो पूरा डीएनए है ना, जितना भी ह्यूमन जीनोम है, उसमें से लेस देन 2% ही हमारा क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। तो एक चीज तो ये थी कि सिर्फ उन सीक्वेंसेस को स्टडी किया जाए या उन रीजन्स को स्टडी किया जाए जो कि आरएनए बनाते हैं और जीन्स एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इस टेक्निक को नाम दिया गया EST। क्या नाम दिया, EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। EST क्या नाम दिया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। और दूसरा एक बहुत ही कन्वेंशनल अप्रोच थी कि हमारे पास में क्या किया जाए, पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम ले लिया जाए, पूरा का पूरा क्या ले लिया जाए, ह्यूमन जीनोम ले लिया जाए, ह्यूमन जीनोम ले लिया जाए, और इसमें चाहे सीक्वेंस कैसी भी हो, ह्यूमन जीनोम में दो तरीके के सीक्वेंसेस होते हैं ना, एक जो कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं जो आरएनए बनाएंगी, और एक हमारे पास कौन सी होंगी, नॉन कोडिंग होगी, जो आरएनए नहीं बनाएंगी, जो किसी भी तरीके का प्रोटीन नहीं बनाएंगी। यस और नो, यस और नो, इन दोनों को क्या किया जाए, इन दोनों का सीक्वेंसिंग किया जाए। आई बात समझ में, इसको बोला गया सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोला गया, इसको बोला गया सीक्वेंस एनोटेशन। एनोटेटेड डीएनए सीक्वेंस का यहां पर मेथड को यूज किया गया। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई, राइट। तो यहां पर दो अप्रोचेस थी। अब तुम बताओ क्या यूज करी होगी अप्रोच, क्या सिर्फ उनको स्टडी किया होगा जो कि एक्सप्रेस करते हैं आरएनए, या फिर उनको स्टडी किया होगा जिससे कि हमारे को पूरे ह्यूमन जीनोम की स्टोरी पता चल जाए। सो द सेकेंड अप्रोच वॉज फॉलोड, दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन की अप्रोच को फॉलो किया गया। पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करी गई। ए के बाद टी आ रहा है, टी के बाद जी आ रहा है, जी के बाद सी आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, कितनी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, कितनी अलग सीक्वेंस हैं, कहाँ कहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, सेम है सीक्वेंस लेकिन एक एक बेस पेयर में चेंज है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, एक एक न्यूक्लियोटाइड की चेंज होने की वजह से इंसान पूरा चेंज हो रहा है। यस और नो, कितना परसेंट ऑफ डीएनए हमारा जंक डीएनए है, कितना यहाँ पर हमारा क्या है, एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन से क्रोमोसोम्स पे कितने जीन्स हैं, कौन से क्रोमोसोम्स में कितने बेस पेयर्स हैं, कौन सा जीन जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस करना पड़ेगा। एंड दिस वाज द अप्रोच, दिस लैटर अप्रोच वाज फॉलोड, दिस लैटर अप्रोच वाज फॉलोड फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ क्या किया गया, एक मेथडोलॉजी फॉलो करी गई। यहाँ पे बेसिक सी मेथडोलॉजी है जो हम आगे जाके आप देखोगे कि जब हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस करेंगे तो वहाँ पर भी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ एक बार ध्यान से उन वर्ड्स को सुन लेना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम लिया गया। क्या लिया गया, पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम लिया गया, ठीक है। क्या लिया गया, पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम लिया गया। अब मुझे बात बताओ, एक क्या तुम पूरा का पूरा पढ़ सकते हो ह्यूमन जीनोम?
नहीं पढ़ सकते। क्या नहीं कर सकते? इसको पूरा का पूरा तो हम नहीं पढ़ सकते ना, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग फ्रैगमेंट, इट इज अ वेरी बिग पॉलीमर, यस और नो? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स का पॉलीमर है, तो इट इज अ वेरी बिग पॉलीमर। तो इसको क्या किया गया? इसको पहले किया गया फ्रैगमेंट। इसको क्या किया गया? द ह्यूमन डीएनए वॉज फ्रैगमेंटेड। क्या किया गया? इसको फ्रैगमेंट किया गया, तोड़ा गया। आ रही है बात समझ में? तो हमारे पास क्या आ गए? इसके बहुत सारे फ्रैगमेंट्स आ गए, छोटे छोटे, बहुत सारे क्या आ गए? फ्रैगमेंट्स आ गए, यस और नो? ठीक है, अब क्या होगा? इतने बड़े को पढ़ने से अच्छा है कि हम छोटे छोटे इन फ्रैगमेंट्स को पढ़ लें, यस और नो? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आप क्या करते हो? पूरी की पूरी बुक एक साथ, चैप्टर उठा के बायोलॉजी की पूरी बुक एक साथ पढ़ना चालू करते हो, या फिर आपके बुक में आपके क्या दिए हुए हैं? 13 चैप्टर्स दिए हुए हैं, तोड़ा है, उनको फर्दर तोड़ा गया है इनटू टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, और फिर आप पढ़ना चालू करते हो। ऐसे ही करते हो ना, या पूरा पूरा बुक एक दिन एक साथ पढ़ के बैठ जाते हो? डिफिकल्ट होगा, मेमोराइज भी नहीं हो पाएगा, साथ में एनर्जी भी लगेगी और कुछ उसका आउटपुट भी नहीं निकलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर सोचा गया, बहुत ही लॉजिकली सोचा गया कि जो डीएनए है हमारा, ह्यूमन डीएनए, उसको तोड़ देते हैं पहले फ्रैगमेंट्स में, ठीक है? अब इन्होंने क्या किया? जो इनके पास ये फ्रैगमेंट्स थे, इनको कहाँ इंसर्ट करवाया? इनको इंसर्ट करवाया कुछ वेक्टर्स में। कहाँ करवाया? वेक्टर्स में। अगर आपको ध्यान हो, जब हमने डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा था, ठीक है, तो हमने वहां पर एक चीज पढ़ी थी, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और वहां हमने एक लाइन भी पढ़ी थी कि जो वेक्टर्स होते हैं उनमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स के पास में क्या होती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मदद करती है वेक्टर को रेप्लिकेट करने में, मल्टीपल कॉपीज बनाने में। आ रही है बात समझ की नहीं आ रही है? तो वैसे ही ये जो हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स थे, इनको किसके अंदर डाला गया? इनको वेक्टर्स के अंदर डाला गया। वेक्टर्स के अंदर क्या किया गया? इंसर्ट किया गया। बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स लिए गए और वेक्टर्स के अंदर इनको क्या किया गया? इनको इंसर्ट किया गया। इन वेक्टर्स के साथ में इन फ्रैगमेंट्स को लाइगेट किया गया, यस और नो? तो ये क्या बन गए? हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए, और वेक्टर्स इनको कैरी कर रहे हैं, ठीक है? अब इन वेक्टर्स को, ये वेक्टर्स में क्या होगा? ओराई होगा, तो ये मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। अब इन वेक्टर्स को कहाँ डाला गया? इनको इंसर्ट कराया गया, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराया गया, ठीक है? और किसके अंदर इंसर्ट कराया गया? यीस्ट के अंदर इंसर्ट कराया गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप जब क्या पढ़ोगे? जब बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पढ़ोगे, तो वहां पे आप पढ़ोगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो कि क्या है? एक बैक्टीरिया से लिया गया क्या है? वेक्टर है, जो बैक्टीरिया में डाल के आप उसको वहां क्या करा सकते हो? क्लोनिंग करा सकते हो। तो ये जो वेक्टर्स हैं, ये कौन से हैं? एक बैक के भी हो सकते हैं, बैक के भी लिए गए, साथ में यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी क्या है? एक तरीके का वेक्टर है। इसमें भी क्या कराया गया? क्लोन कराया गया। तो बैक को डाला बैक्टीरिया में, यैक को डाला यीस्ट में, और क्या कराया गया? इनकी क्लोनिंग कराई गई, इन सब की क्या कराई गई? क्लोन्स बनाई गई, कॉपीज बनाया गया, ठीक है? अब हमारे को ये भी पता है कि हम जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जो क्या है, ये फिर से हम कहाँ पढ़ के जाएंगे? प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में पढ़ के जाएंगे, एप्लीकेशंस में पढ़ के जाएंगे, कि जो हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो भी क्या करता है? वो भी एम्पलीफाई करता है नंबर ऑफ डीएनए को। डीएनए सीक्वेंसेस को क्या कर सकता है? एम्पलीफाई करता है, मतलब उनकी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाता है। तो हम वो भी यहाँ यूज कर सकते थे। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर जब हमारे पास इन सब की क्या नंबर्स बढ़ गए, बहुत सारे अब फ्रैगमेंट्स हो गए, तो अब यहाँ पर हमने क्या किया? इनकी सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दी। क्या स्टार्ट करी? सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है? क्या स्टार्ट करी? सीक्वेंसिंग स्टार्ट करी, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम पजल जोड़ते हो, ठीक है, जब तुम पजल जोड़ते हो तो तुम उस पजल को कैसे जोड़ते हो? तुम देखते हो यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर है इस वाले पीस में, और इस वाले पीस में भी रेड कलर है, और ये मिलकर बना रहे हैं कुछ एक जैसी पिक्चर। तो इन्होंने क्या यूज किया? इन्होंने देखा कि जिन जिन फ्रैगमेंट्स में कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स थे, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है? A C C C है, ऐसा कुछ रीजन है,
और कोई एक फ्रैगमेंट है जिसके ऊपर यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, जिसके ऊपर स्टार्ट हो रहा है CCC ATGC, तो इनको क्या लगा कि ये वाला जो रीजन है, कौन सा रीजन है, ये जो CCC वाला रीजन है, ये शायद ओवरलैप करेगा इस वाले CCC के साथ में, ठीक है। क्योंकि जब इन्होंने यहाँ पर, जब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एंडोन्यूक्लियेजेस की मदद से, किससे, कौन से एंजाइम की मदद से, एंडोन्यूक्लियेजेस की मदद से क्या किया, हमारे डीएनए फ्रैगमेंट को कट किया। तो इन्होंने देखा कि फ्रैगमेंट्स कहीं भी कट हुए हैं, ठीक है, उनकी एक स्पेसिफिक साइट होती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, वहाँ कट हुए हैं। तो इन्होंने देखा कुछ कुछ लास्ट के जो एंड्स हैं वो कुछ कुछ मैचिंग थे। क्या थे, मैचिंग थे। मान लो इनको एक सेगमेंट और मिला जिसके ऊपर क्या थी, सीक्वेंस थी लास्ट की TGC, ठीक है, क्या थी, TGC। तो इन्होंने सोचा भाई ये तो इससे मिल रहा है, ये इसका ओवरलैपिंग सीक्वेंस है, ये क्या है, ओवरलैपिंग सीक्वेंस है। मतलब हो सकता है कि ये क्या बना रहे हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड बना रहे हैं, मतलब ये क्या है, एक के बाद सीक्वेंस में है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये एक एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ मैं बता रही हूँ, बट वहाँ पे तो लंबी लंबी ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस को देखा गया। बात समझ में आ रही है? फिर इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इन्होंने कॉम्प्यूटेशनल स्ट्रैटेजीज यूज करी, बहुत सारे इन्होंने क्या यूज करे, कॉम्प्यूटेशनल स्ट्रैटेजीज यूज करी, कॉम्प्यूटेशनल स्ट्रैटेजीज यूज करी, ठीक है। साथ ही में क्या यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस यूज करे, ठीक है। और इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें निकाली, जैसे कि इन्होंने डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म देखा, ठीक है, क्या देखा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म देखा, और भी काफी सारी टेक्निक्स को यूज करके इन्होंने पूरा ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस बना लिया। बात आ रही है समझ में? सो दिस वॉज योर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्या था आपका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। बात समझ में आ रही है? जिससे पता चला कि भाई कितनी लेंथ है, कितने बेस पेयर्स है, क्या सीक्वेंस है, कितना हमारा डीएनए क्या एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कितना % डीएनए बिल्कुल हमारा सेम रहता है दूसरे लोगों में, राइट। एंड कितना हमारे इसके अंदर जंक डीएनए है जो कि बेकार पड़ा हुआ है, प्रोटीन कोडिंग में उसका कोई काम नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या करी गई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता करी गई। तो आइए बात करते हैं कि हमारी एनसीईआरटी भाई क्या बोल के जाती है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। सो जेनेटिक मेकअप जो है ऑर्गेनिज्म का, वो कहाँ होता है, डीएनए के सीक्वेंसेस में होता है। यस और नो, होता है कि नहीं होता है? यस। एंड जो इंडिविजुअल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं? क्योंकि जो उनकी डीएनए की सीक्वेंसेस हैं वो भी अलग अलग होती हैं, दे आर ऑल्सो डिफरेंट। एंड ये नहीं कि पूरी की पूरी डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे तो होती हैं डिफरेंट। यस और नो, बात समझ में आ रही है? फिर जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स है बहुत ही सिंपल और फास्ट है, उनको यूज करके हमने क्या करा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। क्या किया हमने, आइसोलेट किया डीएनए को और उसको क्लोन किया। क्लोन किया मतलब क्या, उसकी हमने कॉपीज बनाई ताकि हम क्या पता कर सकें, डीएनए सीक्वेंसेस को डिटरमाइन कर सकें। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ आई? फिर हमारे पास में सारे आके कौन मिल गए, साइंटिस्ट मिल गए। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ आके मिले, कोलैबोरेट किया उन्होंने, पार्टनर किया उन्होंने ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1990 में। मेजर गोल क्या था इस प्रोजेक्ट का, कि हमारे को ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी है। वी नीड टू नो द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेटर्स इन द ह्यूमन जीनोम। और ये देखा गया कि जो ह्यूमन जीनोम है उसका साइज क्या है, दैट इज 10⁻³ बेस पेयर्स। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? तो फिर उसकी कॉस्ट निकाली गई कि अगर हमारे को इतने बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना है तो एक बेस पेयर की कॉस्ट क्या होगी, $3। यस। फिर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली गई, $9 बिलियन इसकी कॉस्ट आई। यहां पर देखा गया कि अगर हमारे को इतनी बड़ी सीक्वेंस को अगर क्या करना है, इतनी बड़ी ह्यूमन डीएनए को सीक्वेंस करना है, उसकी सीक्वेंस पता लगानी है, तो हमारे को तो बहुत टाइम लगेगा। और उस टाइम को कम करने के लिए हमारे को कुछ ऐसी टेक्निक्स चाहिए जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं हो और बहुत फास्ट भी हो। तो यहाँ पर हमारे को हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए
ताकि जो जो डेटा हमारे पास आ सके हम उनको स्टोर कर सके, फिर उनको वापस निकाल सकते, फिर उनको एनालिसिस कर सके, और फिर उनके ऊपर जो हमने बोला कि ओवरलैपिंग रीजन से हम उनको मिलाकर एंड बाय एंड जोड़कर हम पूरा सीक्वेंस बना सके। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये क्या था, हमारा पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। सो दिस वाज एसोसिएटेड विद रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू फील्ड। एक ये जो न्यू फील्ड आया था, दिस वाज नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सबने सुना होगा ये नाम, सबने बायो इन्फॉर्मेटिक्स का नाम सुना है। सबको पता है कि आजकल बीएससी होती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। यू कैन चूज इट एज अ करियर आफ्टर योर 12th, यस और नो। और यहाँ पर क्या है, पूरा आपका जो जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग पे काम होता है, ड्राई लैब का काम होता है। तो ये एक नई फील्ड थी जो कि क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या है, एक ह्यूमन है, उसका सेल निकाला जाएगा, उसमें से क्रोमोसोम निकाले जाएंगे, क्रोमोसोम की क्या करी जाएगी, सीक्वेंसिंग करी जाएगी उसके डीएनए की, और फिर क्या किया जाएगा, कंप्यूटेशनल स्ट्रैटेजी से, जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड देती हैं इन लेस टाइम, विच सेव्स योर टाइम एंड विच हैज़ गॉट हाई स्पीड, इनसे पूरे ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग को निकाला गया। बात समझ में आ रही है? फिर हमारे पास में ये बात आती है कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आखिर कंडक्ट क्यों किया गया, गोल्स क्या हैं? तो हमारे अगर यहाँ पर हम गोल्स की बात करें तो सबसे पहले है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ जीन्स। उससे भी पहले बेसिक चलते हैं, सीक्वेंस क्या है, क्या है हमारी सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। ए के बाद टी आ रहा है, टी के बाद जी आ रहा है, जी के बाद सी आ रहा है, फिर सी की लंबी सी एक फ्रैगमेंट है। कितने रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, कैसे, कहाँ, क्या चेंज होने पर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करता है, क्या चेंज आने से सीक्वेंस में, या कौन सी सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल है किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए। ये सारे गोल्स थे हमारे एचजीपी के। So identify approximately 20 to 25,000 genes in DNA, जो कि हमें पता चला इवेंचुअली कि देयर वर 30,000 जीन्स, जो कि एस्टिमेट करे गए थे हमारे 80,000। दिस वाज एस्टिमेटेड, बट निकले कितने, 30,000 ही निकले। बात समझ में आ रही है? डिटरमाइन करेंगे सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए, सीक्वेंसिंग करेंगे, फिर स्टोर करेंगे इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में, उसको वापस निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और उसके ऊपर फिर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, इंप्रूव करेंगे टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, ट्रांसफर करेंगे इन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को और इंफॉर्मेशन को, कहाँ पर, इंडस्ट्रीज में, और एड्रेस करेंगे हमारे एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज को, जिनको हम एलसी बोलते हैं, जो एचजीपी से उठकर आ रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये सारे हमारे गोल्स थे। अब हम बात करते हैं कि ये इतना बड़ा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसमें कौन कौन आकर कंट्रीब्यूट कर रहा था। 13 इयर्स का बड़ा हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। ठीक है, कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो यूएस से थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ थे, वेलकम ट्रस्ट थे जो यूके के थे, ये मेजर पार्टनर थे हमारे यूके से। साथ में हमारे पास और भी कंट्रीज के कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। जेजीएफसी से अगर आप याद रखोगे तो आपको सारे कंट्रीज भी याद रहेंगे, और इनके अलावा कुछ और कंट्रीज भी हमारे साथ में थे। बात समझ में आई? उसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट था इसका फाइनल अनाउंसमेंट दे दिया गया था 2003 तक, राइट। एंड इससे बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आया था, बिकॉज कंप्लीट ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंस पता थी। सो देयर वर न्यू वेज टू डायग्नोस, ट्रीट एंड समहाउ प्रिवेंट thousands of genetic disorders and other disorders also, एंड उनके हम नए मेडिकेशंस बना सकते हैं, नए ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजीज बना सकते हैं, प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में? साथ ही में जो डीएनए सीक्वेंसिंग थी उससे हमें समझ आई जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर देखा गया, और हमारे पास वीट के ऊपर देखा गया, राइट, एंड सीनोरैबिडिटिस एलिगेंस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए। लिली के ऊपर देखा गया कि जो लिली का डीएनए है दैट इज 18 टाइम्स मोर देन ह्यूमन जीनोम। फिर भी जो उसके पास जीन्स है वो बहुत कम है, क्योंकि बाकी पूरा जो डीएनए था वो किससे भरा हुआ था, इंट्रॉन्स से भरा हुआ था। क्या होती है इंट्रॉन्स? अनवांटेड सब्सटेंसेस इन द डीएनए। तो जो लिली में आपके पास में डीएनए वो ह्यूमन डीएनए से 18 गुना ज्यादा है,
लेकिन जीन्स तो क्या है, ह्यूमन में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लिली के डीएनए में क्या है, बहुत सारे इंट्रॉन्स भरे हुए हैं। आ रही है बात समझ में? यही अगर कंपेयर किया गया ई कोलाई के डीएनए को, तो दैट इज 6 टाइम्स लेसर देन ह्यूमन जीनोम। बात समझ में आ रही है? इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के भी क्या करे गए, जीनोम की सीक्वेंसिंग करी गई। यहाँ पर क्या देखा गया, डीएनए सीक्वेंसिंग देखा गया टू अंडरस्टैंड द नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स। बात समझ में आ रही है? इससे क्या हेल्प हुआ, सॉल्विंग चैलेंजेस इन द हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल रेमिडिएशन। हम न्यू बैक्टीरिया क्रिएट कर सकते हैं ताकि अगर पोल्यूशन हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो ऐसा कैसा बैक्टीरिया हम बनाएं कि उसमें कुछ ऐसा जीनोम डालें जिससे कि वो एक प्रोटीन बनाए जिससे कि वो एक पोल्यूटेंट को ब्रेक डाउन कर दे। कोई ऐसा हम क्या बनाएं, अगर आपको ध्यान हो स्यूडोमोनास प्यूटिडा जो आपका है, वो क्या करता है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा जो आपके ऑयल स्पिल्स होते हैं उनको क्या करता है, ऑयल को ब्रेक डाउन कर लेता है, ऑयल को यूज कर लेता है एज अ फूड। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ऑयल स्पिल से पोल्यूशन हुआ है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, येस और नो। फिर हम कोई ऐसा एक फंजाई बनाएं या फिर किसी फंजाई में ट्रांसफॉर्मेशन करें या बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन करें कि सॉइल में कोई पोल्यूटेंट फैल गया है, कोई हैवी मेटल फैल गया है, तो उस हैवी मेटल को एक यूज़ करने वाला बैक्टीरिया बनाए जिससे कि सॉइल हमारी वापस से क्या हो सकती है, पोल्यूशन फ्री हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारे को जीनोम की सीक्वेंस पता हो, जीन्स पता हो, जीन्स क्या फंक्शन करते हैं ये पता हो। आ रही है बात समझ में? तो हमारे पास में नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, बैक्टीरिया था, यीस्ट था, सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस था, राइट, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर थे, प्लांट्स थे जिसमें कि राइस एंड अराबिडोप्सिस वर द मेजर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, राइट। बात समझ में आ रही है? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने के लिए, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए देयर वर 2 मेजर टेक्निक्स। वन वाज आवर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, जहां पर सिर्फ उसी जीनोम सीक्वेंस को पढ़ा जाएगा जो कि आरएनए बन के एक्सप्रेस हो रही है, एंड द अदर वाज सीक्वेंस एनोटेशन, कि पूरा का पूरा जीनोम को सीक्वेंस कर डालो, चाहे कोडिंग सीक्वेंस हो चाहे नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो। So identifying all the genes expressed as RNA, this was referred to as expressed sequence tags, EST. और दूसरी अप्रोच क्या थी, sequencing the whole set of genome containing all the coding and non-coding sequences and later उनको assign करें उनके अलग अलग functions, regions in the sequence with functions. This was known as sequence annotations. Right? So methodology क्या follow करी गई, सेल लिया गया, उसमें से जो टोटल डीएनए है उसको आइसोलेट किया गया और उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की मदद से फ्रैगमेंट किया गया, कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रैगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइजेस। हमारे अगर डीएनए का साइज देखा जाए तो इट वाज व्हाट, 2.2 मीटर का हमारा डीएनए होता है, कंटेनिंग व्हाट 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स कट करे गए, ठीक है, देन उनको क्लोन किया गया वेक्टर्स के अंदर, एंड उनको क्लोन किसमें ट्रांसफॉर्म किया गया, बैक्टीरिया एंड यीस्ट के अंदर ट्रांसफर किया गया। बात समझ में आ रही है? क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन, बढ़ रहे हैं उससे नंबर्स, क्योंकि क्या होगा, देखो आपने ये एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर आपने अपना क्या डाला, अपना वेक्टर डाला, और वेक्टर के अंदर आपका क्या था, वेक्टर के अंदर आपका डीएनए फ्रैगमेंट था। अब ये क्या बनाएगा, ये तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, 1 से 2, ठीक है, ये क्या करेगा, ये तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली, 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, ठीक है, 8 से 16 एंड 16 फलाना क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली ये क्या करेगा, एंड क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली ये ग्रो करेगा। Yes or no? So we have made multiple copies. तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारे को एक ही डीएनए का फ्रैगमेंट लिया और उससे हमने काम कर लिया और उससे हमारे को पूरी सीक्वेंस पता चल गई। हिट एंड ट्रायल मेथड्स होते हैं, बहुत बार रिपीट करने हैं एक्सपेरिमेंट्स, तभी तो इसको कितने ईयर्स लगे, इस प्रोजेक्ट को 13 ईयर्स लगे। आ रही है बात समझ में? सो क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, और ये काम हम पीसीआर से भी कर सकते हैं।
यस और नो? आगे चल के भी मैंने बताया कि हम पीसीआर पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं, कैसे हम डीएनए का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, इतनी फ्रैगमेंट्स हमने क्यों बनाए, ताकि सीक्वेंसिंग में आसानी हो जाए, सीक्वेंसिंग में आसानी हो जाए। कौन कौन से हमारे कॉमन होस्ट थे जिनके अंदर हमने क्लोनिंग किया, बैक्टीरिया और यीस्ट। कौन कौन से वेक्टर्स थे जिनको यूज करके हमने क्लोनिंग किया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एंड जो डीएनए फ्रैगमेंट्स की हमने सीक्वेंसिंग करी वो किस मेथड से करी, वो हमने करी सैंगर मेथड से। कौन से मेथड से, सैंगर मेथड से, जिसको किसने दिया था, फ्रेडरिक सैंगर ने दिया था। किसने दिया था, फ्रेडरिक सैंगर ने दिया था। एंड इट यूज्ड एनोटेटेड डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास में जो ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस थी उनको यूज करके हमने ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया। अब ये जो फ्रेडरिक सैंगर थे, इन्होंने प्रोटीन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को भी डिराइव करना बताया था। आ रही है बात समझ में, उसका भी मेथड इन्होंने दिया था। राइट, सो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सीक्वेंसेस वर अरेंज्ड बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन्स। कैसे रीजन्स, ओवरलैपिंग रीजन्स, and that required generation of overlapping fragments for sequencing। बार बार हमने ऐसे सेगमेंट्स बनाए जो कि जिनमें क्या थी, ओवरलैपिंग हमारे पास में क्या थी, सीक्वेंसेस थी। एंड इनको हमने क्या किया, जब ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस को रखा, सो वी कुड मेक आउट दैट ऑल दीज सीक्वेंसेस वर मेकिंग आउट अ सीक्वेंस, ऑल दीज स्ट्रैंड्स वर मेकिंग आउट अ सीक्वेंस। सारे ओवरलैपिंग रीजन्स को हमने नोटिस किया और उससे हमने एक सीक्वेंस निकाली। सो स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स डेवलप किए गए और उनसे सीक्वेंसेस को क्या किया गया, एनोटेट किया गया एंड असाइन किया गया टू ईच क्रोमोसोम। हमारे पास में कितने क्रोमोसोम्स है, वी हैव 23 क्रोमोसोम्स, वी हैव 23 क्रोमोसोम्स, यस और नो? और 23 क्रोमोसोम्स में क्या है, 22 तो हमारे पास क्या है, ऑटोसोम्स है। वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यस। 22 पेयर क्या है, 22 पेयर्स हमारे पास में क्या है, ऑटोसोम्स है। और जो हमारा 23rd पेयर है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम का है, दैट इज एक्स एंड वाई। एंड पता चला इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के टाइम में कि जो वाई है उसके ऊपर सबसे कम जीन्स है, लोएस्ट जीन्स, दैट इज 231 जीन्स ही है बस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, फिर हमारे पास में यहाँ पे क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड बाय May 2006 एंड क्रोमोसोम 1 वाज द लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस्ड। आ रही है बात समझ में? देन दीज वर असाइंड जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम। सीक्वेंसेस को रखा गया और मैपिंग करी गई। एंड दिस यूज्ड पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। राइट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकग्निशन साइट्स को यूज किया गया, कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस को यूज किया गया, माइक्रो सैटेलाइट्स को यूज किया गया, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को यूज किया गया। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स को यूज किया गया ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करने के लिए। बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने चलाया, आखिर इसका रिजल्ट क्या निकला। व्हाट वर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। राइट, सो ह्यूमन जीनोम के क्या हमारे सेलिएंट फीचर्स हैं कि हम ये बोल सके कि ह्यूमन जीनोम में इतने बेस पेयर्स हैं, इतने सीक्वेंसेस हैं, ये एक्सप्रेस हो रहा है, ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इस जीन के कितने फंक्शंस हैं, ये डीएनए रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं। यही सब तो हम बताएंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये पता चला कि ह्यूमन जीनोम में आपके पास में 3164 मिलियन बेस पेयर्स है, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स है। एंड हमारे पास ऑन एन एवरेज कितने जीन्स है, हमारे पास में 30,000 जीन्स हैं और हर जीन के ऊपर ऑन एन एवरेज 3000 बेस पेयर्स हैं। हर जीन के ऊपर क्या है, 3000 बेसेस हैं, लेकिन हमारा ये साइज बहुत ज़्यादा वैरी करता है। आ रही है बात समझ में? सो लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीनोम किसका है, डिस्ट्रोफिन का है, जिसके ऊपर क्या है 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर हमने देखा कि ह्यूमन जीनोम में 30,000 जीन्स है जो एस्टिमेट करा गया था, अराउंड 80,000 to 1 लाख जीन्स।
एंड 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं वो हम सब में सेम है, हम सब में सेम है, सिर्फ कुछ 0.1% ही हैं जो हमारे में चेंज हो रहे हैं। The functions are unknown for over 50% of the discovered genes. जितने भी हमने जीन्स पता करें उनमें से सिर्फ अभी तक 50% ही हैं जिनके हमारे को फंक्शंस पता हैं, एंड लेस देन 2% of the genome codes for protein. Rest is completely junk DNA या फिर हेट्रोक्रोमैटिन है, इंट्रॉन्स भरे हुए हैं. Less than 2% is responsible for the expression of proteins. रिपीटेड सीक्वेंसेस बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं, लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम. रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या होते हैं? जहां पर जो डीएनए के सीक्वेंस हैं उनको बहुत बार रिपीट किया जाता है, जैसे कि सी 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 ऐसे रिपीट हो रहा है, या फिर ए सी टी ए सी टी ए सी टी ए सी टी ऐसे सीक्वेंसेस रिपीट हो रहे हैं, 100 टाइम्स 1000 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. सो देर इज नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन. ये क्या नहीं कर रहे हैं? कोई भी प्रोटीन कोड नहीं कर रहे हैं. बट इन सीक्वेंसेस से हमें क्या पता चलता है? हमारे हेटेरोक्रोमैटिन का स्ट्रक्चर पता चलता है. किसका स्ट्रक्चर पता चलता है? हेटेरोक्रोमैटिन का स्ट्रक्चर पता चलता है, मतलब जो कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है. आ रहा है बात? याद में नहीं आ रहा है? हमने कब पढ़ा था? न्यूक्लियोसोम के पैकेजिंग में पढ़ा था डीएनए में कि जो यूक्रोमैटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जबकि जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, और वो बहुत ही डेंसली क्या होता है? पैक्ड होता है. इट डजंट कोड फॉर आरएनए और प्रोटीन्स. आ रही है बात समझ में? सो क्रोमोसोम 1 के ऊपर क्या है? सबसे ज्यादा जीन्स है, दैट इज 2968 जीन, एंड सबसे कम किस पे है? कैसे याद रखोगे? जब भी हम एक ऐसा क्रोमोसोम बनाते हैं, यस और नो, यूजुअली तो हम क्या बनाते हैं? हम पूरा क्रोमोसोम बनाते हैं. हम क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा ऐसे क्रोमोसोम बनाते हैं, लेकिन क्रोमैटिड पूरी बनाते हैं. लेकिन जब हम वाई बनाते हैं तो उसका हम छोटा सा ऐसे मुड़ा बनाते हैं. तो याद रखना कि वाई क्रोमोसोम सबसे छोटू है और इसके ऊपर सबसे कम जीन्स हैं, दैट इज 231 जीन्स. बात समझ में आ रही है? और सबसे बड़ा कौन है? जो सबसे लास्ट में किया गया था, जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगा, दैट इज क्रोमोसोम 1 विद ऑलमोस्ट 3000 जीन्स ऑन इट. बात समझ में आ रही है? तभी हमने पहले में कहा था कि ऑलमोस्ट हर क्रोमोसोम के ऊपर हमारे को कितने मिल रहे हैं जीन्स? 3000 जीन्स मिल रहे हैं. कितने मिल रहे हैं? 3000 जीन्स मिल रहे हैं. लेकिन ये जो साइज है बहुत ज्यादा वैरी कर रहा है, क्योंकि अगर हम वाई क्रोमोसोम को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है? 231 जीन्स ही रह गए, राइट? ऑलमोस्ट 10% से भी कम है. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया दैट 1.4 मिलियन लोकेशंस वर देयर जहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में, जिसको हम बोल के जाते हैं स्निप्स. क्यूटली क्या बोल के है? स्निप्स. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ, और एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने की वजह से बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस आ गए. और ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं हमारे डीएनए के ऊपर विच अकर इन ह्यूमंस. आ रही है बात समझ में? एंड दिस was revolutionary because ये क्या लेकर आया? This was revolutionary because this process of finding chromosomal locations for disease associated sequences and tracing human history. कैसे सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से डिजीज हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा क्या है? सिकल सेल अनीमिया. यस और नो? जहां पर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से चेंज होने की वजह से पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ? हमारा ग्लूटामेट जो बन रहा था, ग्लूटामेट बनते बनते क्या बन गया? वैलीन अमाइनो एसिड बनने लग गया. दिस वाज जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन और सब्स्टिट्यूशन इन वन बेस पेयर, चेंज इन सिंगल बेस पेयर. बात समझ आ रही है? गैग से गग हो गया था, जीएजी से जीयूजी हो गया था. यस और नो? आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है. फिर हमारे पास में 1 मिलियन कॉपीज हैं ऑफ शॉर्ट 5 to 8 बेस पेयर्स विच आर रिपीटेड सीक्वेंसेस. क्लस्टर हो रखे हैं कहाँ पर? टीलोमियर्स पे, सेंट्रोमियर्स के पास में, जिसको हम क्या बोलते हैं? जंक डीएनए बोलते हैं.
क्या बोलते हैं? जंक डीएनए बोलते हैं, विच इज ऑफ नो यूज टू अस। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे फीचर्स हैं हमारे ह्यूमन जीनोम के, जो कि हमारे को किससे मिले हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिले हैं। दैट्स द आउटकम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आ रही है बात समझ में? तो अब अगर हम यहाँ पर ये डायग्राम देखकर जाते हैं, तो ये डायग्राम में क्या है, ये देखो। तो अब हम यहाँ पर ये डायग्राम देखकर जा रहे हैं। आ जाओ देखते हैं इस डायग्राम में क्या है हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास में ये बड़ा सारा डायग्राम है, ठीक है, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, ये देखो आप यहाँ पर 1900 में क्या हुआ है? 1900 में हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, लॉन्च किया गया था यूएसए में, राइट। एंड इसके वन ऑफ द गोल्स क्या थे? ethical, legal and social implication program founded at National Institute of Health and Department of Energy, DOE। 1990 से 1990 के बीच में क्या फाउंड किया गया? फर्स्ट जीन फॉर ब्रेस्ट कैंसर वाज मैप्ड। बात समझ में आ रही है? देन हमने देखा गया कि फर्स्ट यूएस जीनोम सेंटर ने एस्टैब्लिश किया, 1991 में हुआ। दैट जीनोम सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन यूएस। बात समझ में आ रही है? देन हमने क्या देखा यहाँ पर? हमारे पास में सेकेंड जनरेशन ह्यूमन जेनेटिक मैप डेवलप किया गया, रैपिड डेटा डेवलप किया गया बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। देन देयर वाज अ न्यू 5-year प्लान फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट व्हिच वाज published in USA, right? Sanger Center was founded। सैंगर कौन थे? हमारे फ्रेडरिक सैंगर, जिनके मेथड से हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग करी थी। yes or no? राइट। साथ ही में यहाँ पर हमारे पास में और कौन आए थे, किन्होंने कंट्रीब्यूट किया था? वेलकम ट्रस्ट ने भी कंट्रीब्यूट किया था। किसने कंट्रीब्यूट किया था? वेलकम ट्रस्ट ने कंट्रीब्यूट करा था। यस। देन वी हैव इन 1994 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, ह्यूमन जेनेटिक मैपिंग गोल वाज एक्टिवेटेड, राइट। देन 1995 में हमारे पास में फिजिकल, ह्यूमन फिजिकल मैपिंग गोल वाज अचीव्ड। पहला बैक्टीरियल जीनोम किसका? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का वाज सीक्वेंस्ड। देखो, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के भी हमने जीनोम क्या करे? सीक्वेंसिंग करना स्टार्ट किया। माउस का जेनेटिक मैपिंग वाज अचीव्ड, राइट। बर्म्यूडा प्रिंसिपल्स फॉर रैपिड एंड ओपन डेटा रिलीज वाज established। So there were so many different approaches जो यहाँ पर हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लाई गई। yes or no? देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यीस्ट का जीनोम है दैट वाज सीक्वेंस्ड। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का जो हमारा जीनोम है दैट वाज सीक्वेंस्ड। ई कोलाई का जीनोम भी सीक्वेंस करा गया। साथ ही में जो जेनोस्कोप फ्रेंच नेशनल जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर था दैट वाज फाउंडेड, राइट। एंड देयर वर मेनी अदर इवेंट्स व्हिच हैपेंड थ्रू आउट द जर्नी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया है उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो ये है कि हमारे पास में बहुत सारी नॉलेज आ गई है। वी हैव डिराइव्ड द इंटायर सीक्वेंस ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन जीनोम बट दूसरे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के भी हमारे को क्या मिले हैं? जीनोम सीक्वेंसेस कोड करने का एक मौका मिला है। yes or no? So we have derived meaningful and knowledge from DNA sequences. We have better understanding of biological symptoms. Then we have enabled a radically new approach to biological research। and यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या और डेवलप हुआ? बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एक न्यू फील्ड क्या हुई? डेवलप हुई है। एंड एज यू सॉ देयर वर सो मेनी न्यू जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स दैट वर एस्टैब्लिश्ड, राइट। सिस्टमैटिक एंड ब्रॉड स्केल अप्रोच टू होल जीनोम सीक्वेंस वाज डन। yes, study all the genes in the genomes, all the transcripts in a particular tissue,
ऑर्गन और ट्यूमर टू नो द कॉज ऑफ द डिजीज। अगर आपके पास पूरी ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंस है तो आप किसी भी टिश्यू को उठाकर उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसकी जीनोम की सीक्वेंस को आप स्टडी कर सकते हो और उस ट्यूमर के पीछे का रियल कॉज जान सकते हो। साथ ही में हम ये देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास जो इतने सारे जीन्स हैं और प्रोटीन्स हैं वो कैसे एक नेटवर्क में रहकर एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा इसका एप्लीकेशन कहाँ होएगा? सबसे बड़ा इसका एप्लीकेशन होएगा हमारे हेल्थ केयर में, फॉर ह्यूमन वेलफेयर। एग्रीकल्चर में हम इसमें क्या कर सकते हैं? बेटर वेराइटीज ऑफ क्या ला सकते हैं? प्लांट्स ला सकते हैं, एंड हम क्रॉप्स के भी बेटर वेराइटीज ला सकते हैं। ऑल्सो वी कैन यूज दिस इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। किस में यूज कर सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हम यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन डिवाइस बेटर ट्रीटमेंट। साथ ही में हम इनको और कहाँ यूज कर सकते हैं? एनिमल हस्बेंड्री में भी यूज कर सकते हैं। We can use the knowledge of genome of other non-human organisms, and ये सब करके हम क्या कर सकते हैं? We can create a bigger project for human welfare. आ रही है बात समझ में? So this was a very very magnanimous project जो कि हमारे यहाँ पर हुआ, and through this we have come to know the entire sequence of our human genome. So इसके साथ में हमारा जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, और हम दया और अभिजीत की तरह क्रिमिनल्स को पकड़ने वाले हैं, राइट? सो उनकी सीक्रेट्स जो है, सीआईडी की सीक्रेट्स है, उनको हम डिस्क्लोज करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं आपसे वहां पर, तब तक के लिए बाय बाय।